वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पिछले 2 वर्षों में यानी कि 2022 और 2023 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं। चूंकि सभी विश्वविद्यालयों में बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य आपको पढ़ना पड़ता है। तो प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य से बनने वाले संपूर्ण भी यूनिवर्सिटी से संबंधित यानी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न जो 2022 और 23 में लगातार पूछे जाने वाले हैं, उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 2024 और 25-26 की परीक्षाओं के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये लेक्चर सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर रामेलू में जो है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होगा रामेलू के लिए, चूंकि आपका 10 तारीख और 11 तारीख को रामेलू का पेपर लगा हुआ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, और कुछ विश्वविद्यालयों का 14 तारीख को लगा हुआ है। तो उन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और बाकी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा बाद में होने वाली उन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। तो बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ देखना होता है, तो उससे संबंधित लगभग 200 प्रश्नों को मैंने छांटा है और आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैंने अगर मेहनत आपके लिए करी है तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत आप मेरे लिए करें, और बस आपको लाइक करना है और कमेंट करना है कि भाई जो है वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं ये भी आप कमेंट करें, ठीक है। और आपका पेपर किस डेट को पड़ेगा ये भी आप कमेंट में लिख दें, ठीक है, ताकि मैं आपकी यूनिवर्सिटी को एक प्रकार से संबंधित आपकी यूनिवर्सिटी से और वीडियो बना पाऊँ, और तमाम प्रकार के वीडियोस और आपके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे मिल जाएंगे। अब आइए देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, जो कि लगातार आते हैं। चले, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक व्यक्ति को बेहोशी की एक छोटी अवधि बेहोशी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति को बेहोशी की एक छोटी अवधि यानी बेहोशी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। पीड़ित से बात करना चाहिए और कमर मतलब कि पीड़ित से बात करें और दर्द का परीक्षण करें, या पीड़ित को अपनी कुर्सी पर रहने दें, या ताज़ी हवा दें और पीड़ित को लेटने दें और पीड़ित को आश्वस्त करें। क्या करना चाहिए बताएं, इनमें से क्या करें भाई। तो जब भी एक व्यक्ति बेहोशी की एक छोटी अवधि में हो तो उस दौरान आपको करना चाहिए ताज़ी हवा उसको दें, पीड़ित को लेटने दें और पीड़ित को आश्वस्त करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है। देखिए, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न, ये सब जलने के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड डिग्री बर्न होता है इसकी अगर बात की जाए तो सेकंड डिग्री जो बर्न होता है इसके बारे में मैंने आपको कई बार समझाया है। बीए करिकुलर चैनल पर मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने जो है चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाई, तो उसमें आप देखेंगे तो ये बर्न वाला पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है। तो उसमें मैंने बताया था कि भाई बर्न क्या होता है। बर्न माने होता है जलना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जैसे कि कैसे जल जाते हैं, बहुत सारे लोग जल जाते हैं भाई, जो है आग से जलते हैं, बहुत सारे लोग गर्म जल से जलते हैं, बहुत सारे लोग बर्फ़ से जलते हैं, बहुत सारे लोग रासायनिक पदार्थों से जलते हैं। तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग लोग जलते हैं, ठीक है। तो यही होता है बर्न, जिसमें आपका जो सेकंड डिग्री बर्न होता है तो इसमें क्या होता है कि जब बाहरी परत जो होती है वो एपिडर्मिस और अंदरूनी परत डर्मिस जो होती दोनों, यानी कि जो बाहरी परत होती चमड़े की उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, वो और अंदरूनी परत जो होती है उसको बोलते हैं डर्मिस, दोनों प्रभावित हो जाती है जलने से, तो उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री बर्न। इसमें क्या होता है कि दर्द होगा, आपको लालपन होगा, सूजन आएगी, फफोले पड़ जाएंगे आपके जो है उस पे चमड़े पर। यदि घाव जोड़ों पर हुआ है तो उस हिस्से को हिलाने डुलाने में भी तकलीफ आपको होगी, और इससे क्या होता है शरीर में पानी की कमी हो जाती है सेकंड डिग्री बर्न में। जो आपका फर्स्ट डिग्री बर्न होता है इसमें त्वचा की जो ऊपरी परत होती है बस वही प्रभावित होती है, घाव में दर्द होता है और सूजन और लालपन थोड़ा थोड़ा आ जाता है। ये होता है आपका फर्स्ट डिग्री बर्न। और जो थर्ड डिग्री बर्न होता है इसमें त्वचा की तीनों परतें जो होती है प्रभावित हो जाती है। इससे क्या होता है त्वचा जो होती है सफ़ेद हो जाती है, काली हो जाती है कभी कभी, और पूरी की पूरी त्वचा भी सुन्न हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे जब कभी आग से आप जलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जब जल जाते हैं तो उससे प्रभावित होता है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ डिग्री बर्न जो होता है ये सबसे गंभीर प्रकार का एक प्रकार से बर्न माना जाता है। यह आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है। इससे त्वचा पूरी काली पड़ जाती है, जली हुई दिखाई पड़ती है। इसमें तंत्रिकाओं यानी जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी हानि पहुंचती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से
आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सेकंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज जो होता है वो क्या होता है? सेकंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज होता है भई इसमें से जो है पानी जो है सबसे अच्छा इलाज इसमें से माना जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? बताएं। आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? तो सबसे पहली बात आप क्या करें, उसको देखें, सुने और महसूस करें। देख करके, सुन करके और महसूस करके आप सांस लेने की जांच कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति की सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। आगे देखेंगे, एक नक्सीर को रोका जा सकता है। नक्सीर माने क्या होता है? नक्सीर माने होता है जब नाक से आपके खून निकलने लगता है तो उसी को नक्सीर कहते हैं। नक्सीर को आप रोक सकते हैं प्रतीक्षा करके नहीं, नथुनों को यानी जो नाक को है दोनों कुछ देर तक थपथपा करके आप नक्सीर को रोक सकते हैं। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए नीचे दिए गए प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों में से कौन सी सर्वोच्च प्राथमिकता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। प्रश्न है, केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए नीचे दिए गए प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों में कौन सी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी? तो अगर आप केबिन अटेंडेंट के रूप में हैं तो आपको सबसे पहले खतरे से अवगत रहना चाहिए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होती? पहली कार्रवाई पूछी जा रही है, ठीक है। पहली कार्रवाई आपकी क्या होनी चाहिए? पीड़ित से बात करें और उसके कंधे को हिलाएं, ठीक है। पहली कार्रवाई ये होगी। उसके बाद में फिर सांस लेने की जांच करेंगे, बाहरी चोटों की जांच करेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन, प्राथमिक क्रिया आप ये करेंगे, सी ऑप्शन। ये सब प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न तो हमेशा आता रहता है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां माने हड्डियां। तो स्वस्थ मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, यात्रा में शॉक लगने पर क्या करना चाहिए? अगर मान लेते हैं आप यात्रा कर रहे हैं, उस दौरान आपको शॉक लग जाए यानी झटका आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप पानी के लिए कुछ ना दें उसको, यात्री को फिर से आश्वस्त करें और चिकित्सा सहायता उसको दें। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले वर्ष कि छोटे कट के लिए आप क्या करेंगे? अगर कहीं पर छोटी कट हो जाती है आपकी त्वचा में तो आप क्या करेंगे? तो आप साबुन और पानी से उसको धोएंगे, एक छोटी सी पट्टी से उसको आप कवर करेंगे। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रक्त परिसंचरण किसके कारण से रुक जाता है? रक्त परिसंचरण का मतलब होता है ब्लड जो एक प्रकार से सर्कुलेशन होता है वो किन कारणों से रुकता है? तो दिल का दौरा पड़ने से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो रुक जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगर किसी को अचानक गंभीर रूप से खून बहने लगे तो आप क्या करेंगे? बताएं। अगर किसी को अचानक गंभीर रूप से खून बहने लगता है तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? आप जो है घाव पर दबाव डाल करके उस खून को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। अब खून को चाटने के लिए तो नहीं कहेंगे, ना चीखेंगे ना भागेंगे, विदेशी वस्तु निकालेंगे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। तो घाव पर दबाव डाल करके उसको रोकने का प्रयास करेंगे। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाइपोथर्मिया के क्या लक्षण हैं? बताएं। हाइपोथर्मिया के लक्षण की अगर बात की जाए तो हाइपोथर्मिया क्या होता है? ठंडा, थका हुआ, कांपना और असामान्य रूप से अभिनय करना, ये एक प्रकार से हाइपोथर्मिया का लक्षण होता है कि एक प्रकार से ये कांपेगा व्यक्ति, थका हुआ महसूस करेगा, ठंडक महसूस करेगा। ये तमाम प्रकार की लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे हाइपोथर्मिया रोग में। अगला क्वेश्चन है, सीपीआर। सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने कंप्रेशन और सांस जो है लेने चाहिए? फटाफट से आप बताने बताने का प्रयास करेंगे। यानी सीपीआर में कैसे सीपीआर दिया जाता है? सीपीआर जो होता है वो क्या होता है? बचाव श्वास और छाती संपीड़न को ही सीपीआर कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीपीआर दिया जाता है जब कोई सांस कोई कहीं से डूब पानी में डूबा हुआ है या उसकी सांस नहीं चल रही होती है, उस दौरान सीपीआर सीने को दबाया जाता है और उसको सांस दी जाती है। तो क्या किया जाता है उसमें? 15 संपीड़न और 2 श्वास दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनाफिलेक्टिक शॉक का क्या कारण होता है? बताएं। एनाफिलेक्टिक शॉक का कारण होता है इसका कारण होता है कीट का डंक या मकड़ी से अगर काट देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? एनाफिलेक्टिक शॉक आपको लग सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताइए, शरीर या शरीर का कोई भाग शून्य हो जाता है तो वो किसका लक्षण होता है? तो वो लकवा मार जाना होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बताएं, मधुमक्खी के डंक मारने पर कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? बताएं। मधुमक्खी के डंक मारने पर कौन से लक्षण प्रकट होते हैं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। उस दौरान क्या होगा?
प्रभावित स्थान पर तेज दर्द और जलन होगी, बिल्कुल। लालिमा वहाँ पर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और इसके अलावा प्रभावित हिस्से पर सूजन भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ये सभी लक्षण प्रकट होते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कृषि की फसल का नाश करने वाले कीटों की रोकथाम के लिए उपयोगी कीट कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कृषि की फसल का नाश करने वाले कीटों की रोकथाम के लिए उपयोगी कीट कौन सा है? तो बताएं। कृषि की फसल का नाश करने वाले कीटों की रोकथाम के लिए जो कीट होता है उसको बोलते हैं ततैया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ततैया मतलब होता है जो बर्रे होती है, जो हाड़ा होते हैं बर्रे, जिसको आप पीला पीला होता है मधुमक्खी के जैसा, उसी को ततैया कहते हैं। कौन सा कीट अन्य कीटों को डंक मार करके उनके जीवित परंतु मूर्छित शरीर से अंडे देती है और अंडों से बच्चे निकलने के बाद में उस कीट को भी खा जाती है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ततैया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जीव वैज्ञानिक दृष्टि से ततैया किस गण का कीट है? तो ततैया जो होता है ये हाइमेनोप्टेरा जो गण होता है कीट का, उसका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ततैया कीट की पहचान कैसे की जा सकती है? तो ततैया कीट की पहचान, ये मधुमक्खी की तरह दिखाई पड़ता है, पीले रंग का होता है और घर की दीवार पर छत्ता बनाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये सभी। ततैया के डंक मारने पर उत्पन्न होने वाले लक्षण। ततैया के डंक मारने पर क्या होगा? प्रभावित स्थान पर जलन होगी, प्रभावित स्थान पर तेज दर्द होगा, प्रभावित स्थान पर सूजन भी हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम के अचार का गूदा मलने से किस कीट के काटने पर घाव पर लगने से तुरंत आराम मिल जाता है? तो ततैया काटती है, तो ऐसा लोग करते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। काटने वाले स्थान पर टूथपेस्ट लगाने से तुरंत आराम मिलता है। ततैया के काटने से जब आप उस पर टूथपेस्ट लगाते हैं, मंजन लगा लेते हैं, तो सही हो जाता है। बिच्छू के डंक मारने पर स्टिंग साइट पर लक्षणों में शामिल क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? तेज दर्द होगा, जहाँ पर बिच्छू काटेगी वहाँ पर। डंक के स्थान पर सुन्न हो जाएगा आपका शरीर। डंक के आसपास के स्थान पर झुनझुनी सी महसूस होगी और झन झन करेगा ऐसे। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये सभी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिच्छू के डंक मारने पर विष के व्यापक प्रभावों से संबंधित लक्षणों में शामिल है। तो बिच्छू के डंक मारने पर विष के व्यापक प्रभावों से संबंधित जो लक्षण होते हैं उनमें आपका क्या होगा? सांस की तकलीफें और पेशी भी फड़फड़ाएगी आपकी। गर्दन, सिर और आंखों की असामान्य हलचलें होंगी। पसीना आएगा और जी मिचलाएगा। डी ऑप्शन ये सभी जो है लक्षण प्रदर्शित होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके, चलें बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, हरी घास पर नंगे पांव सैर करना उपयोगी है? हरी घास पर नंगे पांव सैर करना उपयोगी है किसके लिए? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बताइएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरी घास पर अगर आप नंगे पांव घूमेंगे तो इससे क्या होगा? श्वसन रोग के लिए उपयोगी होगा, या टीबी के लिए, या शुगर के लिए, या उच्च रक्तचाप के लिए, किसके लिए? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। तो बिल्कुल ये श्वसन रोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कोरोना वायरस मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो कोरोना वायरस जो होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पतली तथा गोल हड्डियां हैं जो नाक के छिद्रों की एक तरफा दीवार की भीतरी सतह के साथ एक खेल सा बनाती हैं, मतलब एक खोल सा बनाती हैं और मुंह की छत के ऊपर स्थित होती हैं? तो वह एक प्रकार से क्या होता है? तो उसको बोलते हैं इंफीरियर कांचे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो कोविन नाम के ऐप से प्राप्त कर सकते हैं आप। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोरोना वायरस के खतरे के अलर्ट वाला जो ऐप है वो क्या है? वो कोविन ऐप है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कोविड 19 के मुख्य लक्षण। कोविड 19 के लक्षण में आपका लगातार खांसी आएगी, तेज बुखार होगा, छींकें आएंगी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी लक्षण कोविड 19 के हैं, कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस को कोविड 19 नाम किसने दिया था? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा दिया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो आप बता देंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महामारी में पैरासीटामॉल का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया था? तो पैरासीटामॉल का प्रयोग किया गया था कोविड-19 के दौरान। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नाक के मतलब कौन नाक के निचले तथा पिछले भाग में स्थित होता है? तो नाक के निचले और पिछले भाग में कौन स्थित होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो बोमर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सांस रोग में इनहेलर का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है? तो बताएं, इनहेलर का प्रयोग अस्थमा में किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाप, नाक स्प्रे और नेबुलाइजर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये सांस रोग के जो व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। ए ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चिंता का प्रकार है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चिंता का क्या प्रकार है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। चिंता का प्रकार है, चिंता का प्रकार देखें, फोबिया जो है चिंता का प्रकार है, जुनून, बाध्यकारी विकार और पैनिक डिसऑर्डर, ये तीनों चिंता के ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पिछले वर्ष कि चिंता का उपचार हो सकता है। चिंता का उपचार हो सकता है, देखें, दवाओं से भी हो सकता है और मनोवैज्ञानिक तरीकों से, दोनों तरीके से चिंता का उपचार हो सकता है। तो इसका सी लगा देंगे, उपरोक्त दोनों, यही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, किसी दर्दनाक घटना को फिर से जीना जैसे लक्षण किस मनोविकार में दिखाई देते हैं? तो बताइए, किसी दर्दनाक घटना को फिर से जीना जैसे लक्षण जो होते हैं वो अभिघात जन्य विकार में दिखाई पड़ते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, मनोविकृति वाले रोग हैं। मनोविकृति वाले रोगों में उन्हें भ्रम हो जाता है, जो मनोविकृति वाले होते हैं उनको भ्रम होगा, काल्पनिक आवाज़ें उनको सुनाई पड़ेंगी, गंध की जो है पहचान वो नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, यानी कि ये सभी जो है लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे मनोविकृति रोग में। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विचार कब आते हैं? आत्महत्या के विचार जब आप चिंतित होंगे तब आएंगे, अवसाद होने पर भी आते हैं, मादक द्रव्यों का अगर आप सेवन लगातार कर रहे हैं, जैसे दारू, शराब, गांजा, अफीम, चरस, ये सब फूंक रहे हैं, तो भी आत्महत्या के विचार आपके अंदर आएंगे। यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी सही हैं आत्महत्या के विचार से संबंधित। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। मादक द्रव्य का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें भाई। अगला प्रश्न है, गैर आत्मघाती आत्मचोट में सम्मिलित है। गैर आत्मघाती आत्मचोट में क्या संकलित है? स्वयं को काटना और स्वयं को जलाना, ये जो है गैर आत्मघाती आत्मचोट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति क्या होता है? ऊर्जा की कमी महसूस करता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता और मतलब दिए गए कार्यों में अरुचि दिखाता, जो भी उसको काम देंगे आप वो अच्छे तरीके से नहीं करेगा। डी ऑप्शन ये सभी एक प्रकार से अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मादक पदार्थ के सेवन से व्यक्ति में उत्साह की उच्च भावना दिखाई पड़ती है? तो किस मादक पदार्थ के सेवन से व्यक्ति में उच्च मतलब उत्साह की उच्च भावना दिखाई पड़ती है? तो अगर आप हशीश या भांग खाएंगे तो आपको उच्च भावना आपके अंदर महसूस होगी, आप खूब हंसेंगे। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमले से लगातार डर में लंबे समय तक रहने के कारण से क्या होता है? कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इससे आपका हो सकता है पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लगातार आप डरते डरते रहेंगे तो इससे पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। पैनिक अटैक के क्या लक्षण होते हैं? पैनिक अटैक के लक्षण होते हैं खतरे की संभावना, पसीना आएगा और हाँफेंगे, बेहोशी हो जाएगी, ये सभी लक्षण पैनिक अटैक के होते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पिछले वर्ष ये सब प्रश्न परीक्षा में लगातार आए हैं, ठीक है, और कई विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं ये सब प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। प्रश्न, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है भैया? यकृत में होता है, ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, यौन शिक्षा का क्या लक्ष्य है? यौन शिक्षा का क्या लक्ष्य है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। यौन शिक्षा का क्या लक्ष्य है? देखें, एकांकी परिवेश तथा सामाजिक, बिल्कुल ये लक्ष्य होता है। प्रेम के अनुचित प्रदर्शनों को रोकना और यौन संबंधों की सही जानकारी देना, ये तीनों लक्ष्य होता है यौन शिक्षा का, सेक्स एजुकेशन का। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये सभी लक्ष्य होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंडाशय से अंडकों के मुक्त होने को क्या कहते हैं? बताएं। अंडाशय से अंडकों के मुक्त होने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ठीक है, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, यौन आरंभ के समय किस प्रकार के परिवर्तन जो है व्यक्तियों में या महिलाओं में देखने को मिलते हैं? तो यौन आरंभ के समय संवेगात्मक और शारीरिक दोनों प्रकार के परिवर्तन, यानी इमोशनल जो है इमोशनली आपका डेवलपमेंट खूब होता है और शारीरिक डेवलपमेंट भी खूब अपने चरम पर होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न, मूल वाहिनी निकलती है, बताएं। मूल वाहिनी निकलती है तो ये श्रेणी मेखला से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
वृक्क का क्या काम होता है? तो वृक्क का काम होता है जो है अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखना, जल संतुलन बनाना और हानिकारक पदार्थों का संतुलन करना। ये सभी जो है वृक्क के कार्य होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं ऐसे प्रश्नों को देता रहता हूँ। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, यौन शिक्षा की दो मुख्य विषय वस्तु हैं। तो यौन शिक्षा की दो मुख्य विषय वस्तु कौन सी हैं भाई? तो यौन शिक्षा की दो मुख्य विषय वस्तु में आपका शामिल है युवा व्यक्ति को उसमें हो रहे शारीरिक और जो भावात्मक यानी इमोशनल जो परिवर्तन होते हैं उनसे अवगत कराना, व उन्हें उनका सामना करने के योग्य बनाना। ये यौन शिक्षा में बताया जाता है कि भाई आपके शरीर में ये परिवर्तन होगा, इसमें ऐसे से आप कर सकते हैं। इसके अलावा युवा व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार सुरक्षित ढंग से अपनी कामुकता व्यक्त करने के योग्य बनाना और यौन संबंध की सही जानकारी प्रदान करना, ये सब यौन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, पुरुष के जनन अंग होते हैं। तो शुक्राशय, वृषण और शुक्रवाहिनी ये सब पुरुष के जनन अंग में शामिल हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मादा जनन अंगों में कौन से जनन अंग होते हैं? योनि, गर्भाशय और भग, यानी कि जो है ये सब एक प्रकार से स्त्री जनन अंग होते हैं। और मनुष्य के जनन अंग जो पुरुषों के होते हैं उसमें शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, वृषण ये सब शामिल होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि जब मानसिक तनाव से शरीर में दर्द होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब मानसिक तनाव से शरीर में दर्द होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मनोदैहिक दर्द बोलते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? तो देखिए, इनमें से सामाजिक संपर्क में समस्या आना ये ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की समस्या है, विशेषता है। दोहराव वाला व्यवहार करना, शाब्दिक और अशाब्दिक संचार में समस्या उत्पन्न होना, ये सब ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषताएं हैं। जबकि दृष्टि और श्रवण में समस्या ये ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषताएं नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, कुत्सित व्यवहार सीखने के आलोक में असामान्य व्यवहार की व्याख्या करने वाला मनोवैज्ञानिक मॉडल कौन सा है? तो होता है व्यवहारिक प्रतिमान मॉडल। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया या नर्वोसा क्या है? बताएं, एनोरेक्सिया या नर्वोसा क्या है भाई? तो एनोरेक्सिया या नर्वोसा जो होता है खाने का विकार होता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, युवाओं में मुख्य रूप से लड़कियां भोजन में सख्त परहेज और अत्यधिक व्यायाम में संलग्न रहती हैं। किशोरावस्था में आहार के इस विकार को किस प्रकार से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, जब जो है युवावस्था में लड़कियां जो होती भोजन में सख्त परहेज करती, मैं ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, ये सब, तो इससे क्या होता है? ये एक प्रकार से एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएसडी का पूर्ण रूप क्या है? एएसडी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। ठीक है, एएसडी को ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की स्वालीनता की विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की स्वालीनता की विशेषता असंयत पुरुषिता और अधिक भोजन ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन से, मतलब कि सिजोफ्रेनिया वाले रोग मनोगत्यात्मक लक्षण दिखते हैं जो चरम रूप लेते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? उनको बोलते हैं कैटेटोनिया, यानी कि प्रतिष्ठ दम्भ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को लगातार यह विश्वास होता है कि चिकित्सीय आश्वासन के बावजूद उसे कोई गंभीर बीमारी है, तो इस प्रकार के विकार को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रोग भ्रम होना। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक विकृत भय जिससे रोगी को विवेकहीन होने का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वह उसे व्यक्त करने और दूर करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं डर या फोबिया। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। चलें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखेंगे। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, प्रश्न है, मोलास्किन का प्रयोग किया जाता है। मोलास्किन का प्रयोग किया जाता है छालों के उपचार और रोकथाम दोनों में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, चिपकाने वाली पट्टियों के उदाहरण है। चिपकाने वाली पट्टियों में आपका जो है
स्टिकॉलिंग प्लास्टर और बैंड एड ये दोनों एक प्रकार से चिपकाने वाली पट्टियों के उदाहरण में शामिल कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है श्वास नली की जांच के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल उपकरण कौन सा है? तो श्वास नली की जांच के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल उपकरण जो है उसमें स्टेनोस्कोप, रक्तदाब मापी, इमरजेंसी फ़ोन नंबर, ये तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है एयरबेज ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन के संक्षेप में कौन मतलब दर्शाया जाता है, बताएं। ईयरबेज ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को शॉर्ट फॉर्म में एबीसी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एबीसी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पिछले वर्ष कई बार पूछा गया कि एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईयरबेज ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन ये फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। एबीसी किट में शामिल उपकरण कौन कौन से होते हैं? तो एबीसी किट में फेस शील्ड, पॉकेट मास्क और स्टेथोस्कोप ये तीनों शामिल होते हैं। डी ऑप्शन ऊपर तो सभी। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग किया जाता है। त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग किया जाता है बड़े चीरे के लिए, बैंडेज या स्लिंग के रूप में और जलन कम करने के लिए त्रिकोणीय पट्टियों का प्रयोग करा जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है किस जगह पर बांधने के लिए झिल्लीदार 10 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है, बताएं। तो किस जगह बांधने के लिए झिल्लीदार 10 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो एड़ी में बांधने के लिए एक प्रकार से 10 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का झिल्लीदार प्रयोग करते हैं एड़ी में बांधने के लिए पैर की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से रोरल बैंडेज का प्रयोग कहाँ बांधने के लिए किया जाता है? तो रोरल बैंडेज का प्रयोग जो है वो अंगुली में बांधने के लिए करा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, छाती पर बांधी जाने वाली पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो छाती पर बांधी जाने वाली पट्टी की लंबाई 1 मीटर की होनी चाहिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानसिक विकलांगता विकलांगता कौन सी है? इनमें से मानसिक विकलांगता कौन सी है? तो देखिए मानसिक विकलांगता में आपकी मिर्गी जो होती है मानसिक विकलांगता कहलाती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को दौरे पड़ने पर क्या होता है? तो मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को दौरे पड़ने पर चेतना की उसकी हानि हो जाती है, यानी कि उसका वो चित्त अवस्था में नहीं रहता है, वो अचित अवस्था में या अचेतन अवस्था में चला जाता है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षाघात विरोध है? पक्षाघात विरोध जो होता है वो होता है पार्किंसंस रोग में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डोपामिन स्राव कम होता है किस रोग में? तो पार्किंसंस रोग में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिए गए विकल्प में से पार्किंसंस रोग की विशेषता बताएं। देखिए पार्किंसंस रोग में चेहरे की अभिव्यक्ति की स्थिरता हो जाती है, अंगों का लयबद्ध कंपन करना और स्थिर मुद्रा में रहना। तो इसका डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त तो सभी विशेषताएं होती पार्किंसंस रोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेलेनिन और लेबिकाय न्यूरॉन्स में होते हैं। तो मेलेनिन और लेबिकाय न्यूरॉन्स में अल्जाइमर रोग, हंटिंगटन कोरिया और पक्षाघात विरोधाभास। एक मिनट, मेलेनिन और लेबिकाय न्यूरॉन्स में पक्षाघात विरोधाभास होता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कोलिन एसी एसीट कि एसीटालाई ट्रांसफेरेज के नुकसान होने वाला रोग कौन सा है, बताएं। कोलिन एसीटाइल ट्रांसफेरेज के नुकसान होने वाला जो रोग होता है वो होता है आपका अल्जाइमर रोग। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से हंटिंगटन रोग इनमें से कौन सा है? हंटिंगटन रोग जो तो हो जाता है ये होता है ऑटोसोमल प्रमुख रोग है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य चाल यानी कि जब आप मटक मटक कर चलते हैं और विचित्र मुस्कुराहट, आप जब खूब एक प्रकार से फर्जी मुस्कुराते हैं, तो ये किस रोग की एक प्रकार से विशेषता है? तो ये हंटिंगटन रोग की विशेषता होती है। ठीक है, विचित्र चाल विचित्र नृत्य नृत्य चाल और विचित्र मुस्कुराहट, हंटिंगटन रोग। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ईसीटी किस प्रकार की थेरेपी है? तो ईसीटी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोकोलवल्सी थेरेपी। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषण के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस उपचार के लिए सामक और ट्रैंक्विलाइजर का प्रयोग किया जाता है? तो चिंता रोग के लिए, चिंता के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सीनोफोबिया किसका डर है? साइनोफेबिया, सीनोफेबिया। तो सीनोफेबिया साइनोफेबिया जो होता है ये चूहे से डरने को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्ष्य है? सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या होता है? सभी के स्वास्थ्य में सुधार करना। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कब वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया?
तो शुरू कब शुरू किया गया भैया? 1978 के आसपास मई महीने में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था कब भाई? 1985 में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न है कि घायल व्यक्ति का उपचार करने के लिए स्वयं किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना किसी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का उदाहरण है, बताएं। किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का उदाहरण है? घायल व्यक्ति का उपचार के लिए स्वयं किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना, ये होता है आपका प्राथमिक सहायता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक सहायक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत व्यक्तिगत गुण क्या होते हैं? प्राथमिक सहायक जो होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहली बात, शांत और चुप रहने वाला हो। दूसरी बात, दूर दूर तक जाने की व्यवस्था को बनाए रखने वाला हो। इसके अलावा तेजी परंतु निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करने वाला हो। ठीक है, तो ये तीनों गुण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न, घायल को घटना स्थल पर आसपास के लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई जो जानकारी या मदद होती है, तो घायल को घटना स्थल पर आसपास के लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई गई मदद को ही क्या बोलते हैं? उसको प्राथमिक सहायता या चिकित्सा बोलते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, छोटा तथा हाथ में उठाए जा सकने वाले बॉक्स को क्या कहते हैं? तो छोटा तथा हाथ में उठाए जा सकने वाले बॉक्स को किट बॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किट बॉक्स में कौन सी सामग्री होती है? तो किट बॉक्स में कौन सी सामग्री होती है भैया? तो जीवाणु रहित गेज के टुकड़े होते हैं, खपच्ची या ब्रेन हड्डी होती है, विभिन्न आकार की पट्टियां किट बॉक्स में शामिल होती हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये सभी चीजें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किट बॉक्स में नहीं होता, किट बॉक्स में क्या नहीं होता? किट बॉक्स में ग्लूकोज का पैकेट नहीं होता है, बाकी विभिन्न आकारों की जो है चिपकाने वाले प्लास्टर होते हैं, सेफ्टी पिन और चिमटी होती है, डिटॉल स्प्रेड भी किट बॉक्स में शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का पैकेट नहीं होता। सेफ्टी बॉक्स के आवश्यक घटक हैं। सेफ्टी बॉक्स के आवश्यक घटकों में क्या शामिल है? देखिए, ORS के पैकेट, इसके अलावा विभिन्न आकारों का पैड और कैंची तथा चिमटी, ये सब शामिल होते हैं सेफ्टी बॉक्स में। डी ऑप्शन ये सभी। सेफ्टी बॉक्स में मुख्यतः कौन सी दवाएं अवश्य रखी जाती हैं? तो सेफ्टी बॉक्स की अगर बात करें तो इसमें जो है एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा एनालिसिक्स और इसके अलावा सिल्वर सल्फाइड डाइजीन, ये तमाम प्रकार की दवाएं जो है वो किट बॉक्स में रखी जाती हैं। कोहनी किस जोड़ का उदाहरण है, बताएं। कोहनी किस जोड़ का उदाहरण है बाबू? तो कोहनी जो होता है ये कब्जे के जोड़ का उदाहरण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जैसे जो है ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ये सब कोहनी जोड़ के एक प्रकार से सब हड्डियां होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न, आग लगने का क्या कारण है? आग लगने के कारण क्या होता है? विद्युत परिपथ की अगर खराब हो जाता है बिजली का लाइन, तो उससे आग लग जाती है बहुत जल्दी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूखा आपदा के क्या कारण हो सकते हैं? सूखा आपदा, अगर वन विनाश होगा, लगातार सूखा इस समय पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा है? क्योंकि वन विनाश हो रहा है, पेड़ लोग काट रहे हैं, इस कारण से सूखा पड़ता है। इसके अलावा भूमिगत जल अधिक दोहन अगर आप कर लेंगे, जो पृथ्वी के अंदर से जो आप जल निकालते हैं उसको भूमिगत जल बोलते हैं, तो उसको अगर ज़्यादा दोहन करेंगे, उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भी सूखा पड़ सकता है। नदी मार्गों में परिवर्तन हो जाने से भी सूखा पड़ता है। उपरोक्त तो सभी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनामी लहरों का क्या कारण है? सुनामी लहरों का कारण होता है समुद्र में जब भूकंप आते हैं तो सुनामी लहर उत्पन्न होती है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जीवन आधार निम्न में से किसे कहा जाता है? तो खनिजों को जीवन का आधार कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जीवन तो जल ही होता है, लेकिन खनिज खनिज होते जीवन के आधार माने जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो ये 2005 में पारित हुआ। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन कब किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का जो उद्घाटन किया गया है 14 अगस्त 2004 में किया गया। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखें, ब्लैक आउट एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सुनामी, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला क्वेश्चन से, उस आपदा का नाम बताइए जो भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। तो सुनामी होती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, चूंकि आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में फर्स्ट एड एंड हेल्थ में ये शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह के साथ रोलिंग प्रभाव भूकंप की लहर पैदा करता है, कौन सी लहर? तो ये तरंग होती है एस तरंगे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है होनालुलु
हवाई में ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वीप है ये होनालुलु हवाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में तूफान सामान्यतः आते रहते हैं? तो यूएसए में तूफान सामान्यतः आते रहते हैं। डी ऑप्शन। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है कि जो है ए मतलब कि एसटीडी के क्या लक्षण होते हैं? एसटीडी के क्या लक्षण होते हैं? ठीक है, एसटीडी एसटीडी जो होता है, एसटीडी, ठीक है, इसका मतलब होता है सेक्स ट्रांसमिटेड, मतलब कि ट्रांस जो सेक्स के द्वारा एक प्रकार से जो रोग होते हैं उन्हीं को एक प्रकार से बेसिकली बोला जाता है एसटीडी। तो एसटीडी के लक्षण क्या होते हैं? एसटीडी के लक्षण में क्या होगा? पेशाब के दौरान आपको दर्द होगा, लिंग से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है, घाव या चकत्ते पड़ सकते हैं आपके, ठीक है, प्राइवेट पार्ट पर। तो ये सब जो है एसटीडी के लक्षण हो सकते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, एसटीडी के प्रकार है। एसटीडी के प्रकार में आपका जैसे एचपीवी हो गया, यानी कि पेपिलो मतलब मानो पेपिलोमा वायरस जो होता है, ये एक प्रकार से एसटीडी का लक्षण हो सकता है, एसटीडी के प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा क्लेमाइडिया हो गया, एचआईवी हो गया, ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से रोग हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, यौन शिक्षा कौन दे सकता है? यौन शिक्षा जो होते हैं अध्यापक भी दे सकते हैं, माता पिता दे सकते हैं, भाई बहन दे सकते हैं, दोस्त दे सकता है, या कोई नज़दीकी आपका व्यक्ति दे सकता है। तो ये सभी लोग यौन शिक्षा दे सकते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जीवधारियों के शरीर में हर समय विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं। इन सभी जैविक क्रियाओं को कौन सी क्रियाएं कहते हैं? तो इन क्रियाओं को उत्सर्जी क्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्त्रियों में कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, माहवारी चक्र कितने दिन में पूरा होता है? माहवारी चक्र जो होता है वो 28 दिन का एक पूरा चक्र होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक या तीव्र चरणों में एचआईवी के लक्षणों को फ्लू के लक्षणों के साथ गलती करना आसान है, प्रारंभिक लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। तो प्रारंभिक लक्षणों में ठंड लगना हो गया, बुखार, दर्द और पीड़ा होना, ये सब प्रारंभिक या तीव्र चरणों में एचआईवी के लक्षणों को फ्लू के लक्षणों के साथ गलती करना आसान है, प्रारंभिक लक्षणों में ये सब शामिल हो सकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पित्तरस में सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग में यूरिया व यूरिक अम्ल को रक्त से पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है? तो यकृत यानी लीवर में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। हमारे शरीर में मुंह से लेकर के मल द्वार तक के भाग को क्या कहते हैं? तो हमारे शरीर में मुंह से लेकर के मल द्वार तक के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अग्न्याशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्न्याशय में जो है एपाइलैप्सिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आंत में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 22 मीटर के मतलब 22 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भेदने या फाड़ने वाले दांतों की संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी होती है? तो 4 होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जीभ की धीमी गति निम्न में से किस पेशीय के कारण होती है? किस पेशियों के कारण से? तो अंतस्थ पेशियों के कारण से होती है जीभ की गति धीमी। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से किसका कार्य यूरिया तथा अम्ल का परिवर्तन, अम्ल का निर्माण करना होता है? तो यूरिया और अम्ल का निर्माण कौन करता है? तो यकृत के द्वारा होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 90 पॉइंट मतलब कि 99.2% होती है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत जो होते हैं वो वैसे तो 4 प्रकार के मनुष्य के दांत होते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और मुख्य रूप से कुछ लोग 2 प्रकार बताते हैं, कुछ लोग 4 प्रकार बताते हैं, तो 4 प्रकार इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न, पाचन में सहायक अंगों को बांट सकते हैं। पाचन में सहायक अंगों को बांट सकते हैं किसके अंतर्गत भाई? पाचन क्रियाओं के अंतर्गत और पाचन संस्थान के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत। सी ऑप्शन ऊपर तो सभी। वे सब अंग जो निम्न में से क्रियाओं में भाग लेते हैं पाचन संस्थान कहलाते हैं। तो पाचन क्रिया, चयापचय और अभिशोषण सभी में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पाचन संस्थान, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पाचन संस्थान का प्रमुख अंग निम्न में से कौन सा अंग नहीं है?
देखिए मुंह, अमाशय और छोटी आंत ये पाचन के प्रमुख अंग हैं। यकृत नहीं होता तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। स्थूल व्यक्तियों में अधिक होने वाला मानसिक रोग कौन सा है? तो स्थूल व्यक्तियों में अधिक होने वाले मानसिक रोग में आपका हिस्टीरिया शामिल है, भावात्मक रोग और हृदय रोग, ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन से मानसिक रोगों से होने वाले मुख्य नुकसान कौन से हैं? तो मानसिक रोगों से जो नुकसान होता है उनमें दुख तथा जीवन के आनंद में कमी आ जाती है, पारिवारिक और सामाजिक एवं रिश्तों की समस्याएं तमाम आ जाती हैं, गरीबी और बेघरपन हो जाता है। बिल्कुल डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किन लोगों को स्क्रीजोफ्रेनिया मनोरोग अधिक होता है? तो स्क्रीजोफ्रेनिया मनोरोग जो होता है वो चुप रहने वाले व्यक्तियों में ज़्यादा होता है, अपने में जो व्यक्ति खोए रहते हैं उनको होता है, कम मित्र व्यक्ति जो बनाते हैं यानी कि केवल अपने आप में खोए रहते हैं और मित्र कम बनाते हैं उनको भी स्क्रीजोफ्रेनिया मनोरोग हो सकता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, मनोरोग के मुख्य कारण क्या हैं? मनोरोग के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं भाई? कई कारण है मनोरोग के, जिस चूंकि अनुवांशिक और जैविक कारण भी होता है मनोरोग का। शारीरिक गठन और व्यक्तित्व आपका कैसा ये भी डिपेंड करता है मनोरोगों रोगी आप होंगे कि नहीं। शारीरिक वृत्तिक कारण, ये तमाम प्रकार के कारण होते हैं जिससे व्यक्ति मतलब मनोरोग हो जाता है व्यक्तियों को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानसिक रोग होने के मनोवैज्ञानिक कारण हैं? मानसिक रोग होने के मनोवैज्ञानिक कारणों में आपका आपसी संबंधों में तनाव हो जाए तब दिक्कत होती है, किसी प्रिय वस्तु की मृत्यु अगर हो जाती तो या व्यक्ति की तो भी आप दिक्कत में आ जाते हैं और मनो रोग हो जाता है आपको। आर्थिक हानि पहुंच जाए, विवाह या तलाक भी होता है कभी कभी तो उससे भी दिक्कत हो जाती, मानसिक रोगी हो जाते हैं व्यक्ति। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। मानसिक रोगों के सामाजिक सांस्कृतिक कारण हैं। अब आप सोच रहे हो कि विवाह होने से कौन सा दुख होगा? विवाह होने से मान लेते जिसको आप चाह रहे थे, प्यार कर रहे थे, उससे शादी ना हो और दूसरे से शादी हो जाए तो आप चिंतित रहेंगे हमेशा। ठीक है, और कोई कोई लोग तो विवाह होने के बाद में इसलिए चिंता में रहते हैं कि अब विवाह हो गया है, अब खर्चा लगेगा, ये लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा, इससे इसको लेकर के बड़े टेंशन में होते हैं। तमाम प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं तो इससे क्या होता है, मनोरोग हो जाता है। अगला प्रश्न, मानसिक रोगों के सामाजिक सांस्कृतिक कारण है। तो मनोरोगों के मतलब सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियों से जुड़ाव ये भी शामिल है, राजनीतिक, प्राकृतिक और सामाजिक दुर्घटनाएं और सामाजिक बोध और अवरोध, ये सभी सांस्कृतिक और सामाजिक कारण है मानसिक रोगों के। डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न, मनोरोगों को उत्पन्न करने या बढ़ाने में योगदान रहता है, बताएं। मनोरोगों को उत्पन्न करने या बढ़ाने में योगदान रहता है किसका? तो कार्य निवृत्ति का, परीक्षा या प्यार में असफलता पाना, कार्य को खो देना, ये सभी एक प्रकार से मनोरोग को उत्पन्न करने का या बढ़ाने में योगदान देते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कितना सेवन मनोरोगों की उत्पत्ति का कारण बन सकता है, बताएं। मतलब किसका सेवन? तो अगर आप किसका सेवन करेंगे तो कुछ दवाओं और धातुओं को अगर खाएंगे, रासायनिक तत्वों का अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे, मदिरा और अन्य मादक पदार्थ लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उत्पत्ति मतलब मनोरोगी आप ज़्यादा हो सकते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मतलब मानसिक रोग है? इनमें से कौन सा मानसिक रोग है भाई? देखिए अल्जाइमर, बाईपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, ये सब आपके मानसिक रोग के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन है सभी। अगला प्रश्न, मानसिक रोगों की सूची में शामिल है। मानसिक रोगों की सूची में क्या शामिल है? देखिए ऑप्टिज्म, पार्किंसंस रोग और इसके अलावा जो है डिसलेक्सिया और ADHD, ये सभी रोग जो है शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इसका भी डी होगा। अगला प्रश्न है, लत संबंधी मनोरोग के उदाहरण हैं। लत संबंधी मनोरोग के उदाहरण में आपकी नशे की लत, शराब की लत और शराब और नशे की लत दोनों, इसका डी होगा ये सभी। अगला प्रश्न, मानसिक रोग का उदाहरण है। मानसिक रोग क्या होती है? मानसिक रोगी याददाश्त खो देते हैं, कमजोर याददाश्त होती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अगला आपसे पूछा गया, किसी व्यक्ति को रेफरल की आवश्यकता कब पड़ती है? तो किसी व्यक्ति को रेफरल की आवश्यकता जो पड़ती है वो बेहोशी और मूर्छा आने पर पड़ती है, सांस लेने में तकलीफ होने पर और गर्दन की संदिग्ध चोट होने पर, ये सभी चीज़ों में एक प्रकार से आवश्यकता पड़ती है किसी व्यक्ति को रेफरल की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन से, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप, सूखा पड़ना, ये सब कैसी आपदा है? तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ट्राई एज की प्रक्रिया किनके लिए है? ट्राई एज की प्रक्रिया सैनिकों के लिए होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कुछ ही घंटों में तीव्रता, दिशा और गति बदल सकता है, कौन? बाढ़, चक्रवात, भूकंप या बादल फटना? तो चक्रवात जो होता है कुछ ही घंटों में तीव्रता, दिशा और गति सभी बदल सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकाल व सतत देखभाल के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती होती है? जागरूकता और जानकारी दोनों की आवश्यकता होती है।
इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण इलाकों में किसका प्रयोग करके जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो ग्रामीण इलाकों में कठपुतली से आप जागरूकता फैला सकते हैं, नुक्कड़ नाटक करके आप फैला सकते हैं, और तमाम प्रकार के व्याख्यान, लेक्चर या भाषण दे करके आप ग्रामीण इलाकों में एक जागरूकता फैला सकते हैं। किसी भी रोग को लेकर के, किसी भी जानकारी को फैलाने के लिए आप ऐसा तीनों प्रकार कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सड़क दुर्घटना में लगभग कितने लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। सड़क दुर्घटना में लगभग 1.3 मिलियन लोग जो है ये एक प्रकार से सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और इनसे मृत्यु हो जाती है लोगों की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राथमिक सहायता का उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक सहायता का उद्देश्य क्या होता है। रोगी की संकटकालीन अवस्था को और अधिक बढ़ने नहीं देना, सबसे पहला उद्देश्य यही होता है। उसके बाद में फिर और कोई उद्देश्य होता है तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप उसका जीवन सुरक्षित, ऐसा नहीं कि भाई उसको आप मारने से रोक लेंगे, लेकिन आप उसकी संकटकालीन अवस्था को और अधिक नहीं बढ़ने दें। यही एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है प्राथमिक सहायता का। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण हैं। प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण में प्रशिक्षित होना जरूरी है उसका, आत्मविश्वासी होना चाहिए उसको, और शीघ्र निर्णय लेने वाला होना चाहिए। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है। प्राथमिक सहायता के सिद्धांत में क्या शामिल है। प्राथमिक सहायता के सिद्धांत में पहली बात दुर्घटना कारणों को, मतलब दुर्घटना कारण से दुर्घटना स्थल जहाँ पर है वहाँ से उसको हटाएं। जिस व्यक्ति की दुर्घटना जहाँ पर हुई है उस घटना स्थल से उसको हटा दें। रोगी की सांस रुकने पर उसको सीपीआर दें और पीड़ित की सहायता करें। बिल्कुल, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी सहायता के सिद्धांतों में शामिल है। अगला प्रश्न सीपीआर क्रिया या प्रक्रिया में क्या शामिल है। सीपीआर प्रक्रिया में बचाव श्वास और छाती संपीड़न शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है पट्टी का प्रकार नहीं है। पट्टी देखिए, त्रिकोणाकार पट्टी होती है, लिपटी पट्टी होती है और ट्यूबुलर पट्टियां होती हैं। ठीक है, चौकोर पट्टी नहीं होती, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पट्टी को गांठ लगाने का तरीका। पट्टी को गांठ लगाने के तरीके में गर्दनी गांठ और रीफ गांठ दोनों होती है। सी ऑप्शन। पिछले वर्ष ये सब प्रश्न कई बार परीक्षा में आए हुए हैं और विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग करते हैं। ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग करते हैं भैया घायल उंगलियों को बांधने में। बिल्कुल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नाक से रक्त आने पर घायल से क्या कह सकते हैं। नाक से रक्त अगर घायल के आ रहा है तो उससे आप कहें कि मुंह से सांस लें, 10-15 मिनट तक नाक को पिंच करें और व्यक्ति को आगे की ओर झुकने को कहें। तो ये तीनों क्रियाएं आप कर सकते हैं, जिसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न समान व्यक्ति में रक्तदाब होता है। समान व्यक्ति में रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है। 120 से 180, यानी 120 उच्चतम होता है और 180 निम्नतम होता है जो है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलें फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है डंक वाले स्थान पर खुजली। डंक वाले स्थान पर खुजली करने, खुजली हटाने के लिए क्या लगा सकते हैं आप। तो जहाँ पर कोई डंक मार देता है, चाहे ततैया डंक मार दे या कुछ भी डंक मार दे, चूँकि जो चाहे जो भी सांप बिच्छी तमाम प्रकार की चीज़ लोग डंक मारते हैं, जैसे बिच्छू डंक मार दे, हाड़ा, मधुमक्खी, ये सब, तो उस दौरान क्या करना चाहिए, आपको कैलामाइन लोशन लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न विष के पीड़ित व्यक्ति को, विष के पीड़ित व्यक्ति को देखें उल्टी ना करवाएं, सोने ना दें और श्वास ना आने पर सीपीआर करें। बिल्कुल, ये तीनों क्रियाएं आप करें। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उल्टी ना करवाएं, सोने ना दें उसको और श्वास ना आने पर उसको सीपीआर दें। बिल्कुल। मधुमक्खी या ततैये के डंक को कैसे निकालना चाहिए, तो आप चिमटी की सहायता से उसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न कई बार परीक्षा में आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अगला प्रश्न मुंह में डंक लगाने पर पीड़ित को तुरंत, मुंह में डंक लगाने पर या लगने पर पीड़ित को क्या करना चाहिए, बर्फ चूसने को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संक्रमित जानवर की लार से मनुष्य का कौन सा अंग विकृत हो जाता है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो संक्रमित जानवर की लार से मनुष्य का जो होता है मस्तिष्क जो होता है विकृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सभी कुत्ते जहरीले नहीं होते या सभी बिल्ली जहरीले नहीं होती है, सभी सांप या सभी बंदर। तो सभी सांप जो होते हैं जहरीले नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला को करिकुलर मास्टर चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न जीभ की सतह पर खुलती है, जीभ की सतह जो होती है वो जीभ की सतह पर खुलती है क्या, स्वाद कलिका। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है फांस चुभने पर डॉक्टर मतलब कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो प्रभावित हिस्से में सूजन या पस पड़ने पर, त्वचा गर्म होने पर और जब फांस आँख के पास लगे तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उपरोक्त सभी लक्षणों के होने पर। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आ चुका है, गर्म या उबलते द्रव अथवा उसके वाष्प के संपर्क में होने वाले घाव को क्या कहते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। गर्म या उबलते हुए द्रव अथवा उसके वाष्प के संपर्क में होने वाले जो घाव होते हैं उससे अगर आप जल जाएं तो उसको स्कॉल्ड बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी गर्म तपती हुई वस्तु के संपर्क के द्वारा शरीर की त्वचा और भीतरी ऊतकों के प्रभावित होने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं जलना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्वचा निम्न में से किससे संपर्क में आने पर जलती है? तो त्वचा जो होती है वो गर्म या भाप के संपर्क में आने से, गर्म ठोस वस्तु के संपर्क में आने से, सूरज की रोशनी, इन सभी स्थितियों में जल जल सकती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। त्वचा निम्न में से, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, त्वचा निम्न में से किससे नहीं जलती है? तो त्वचा जो होती है बर्फीले पानी से नहीं जलती है, बाकी अल्ट्रा वायलेट किरणों से जल जाती है, विद्युतीय उपकरणों से और एक्सरे या रेडियम से भी जल जाती है। अगला प्रश्न, जलने और झुलसने में अंतर होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पागल कुत्ता काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ता के काटने से रेबीज नाम की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। मधुमक्खी एवं बर काटते हैं किससे? मधुमक्खी और डंक जो मतलब मधुमक्खी और बर जो होते हैं डंक मारते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मलेरिया और पीत ज्वर होता है। मलेरिया और पीत ज्वर जो होता है मच्छरों के काटने से होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शीत क्षति का कारण क्या होता है? शीत क्षति या शीत दंश का कारण क्या होता है? अत्यधिक ठंड के कारण से त्वचीय सतही क्षति, इसके अलावा इसकी की छड़ी को लंबे समय तक पकड़े रहने से और पाँव में तंग मोजे या जूते पहनने से क्या होता है? शीत क्षति हो सकती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डूबना क्या है? डूबना जो होता है ये दुर्घटना बस नदी, तालाब या कुएं में गिर जाना, श्वास लेने में असमर्थता और पानी श्वास मार्ग के द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाए तो ये इन सभी को डूबना कह सकते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी स्थितियां हो सकती डूबने में। अगला प्रश्न, डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाल करके क्या प्राथमिक उपचार देंगे? तो डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाल करके आप कृत्रिम श्वसन देंगे, उसको हृदय की मालिश करेंगे, डॉक्टर के पास उसको भेजेंगे, ये तीनों क्रियाएं करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कृत्रिम श्वसन की विधि नहीं है इनमें से। देखिए, सिलवेस्टर विधि है, होलगर नील्सन विधि भी है सांस कृत्रिम देने की, और सेफर विधि भी है। मेयर विधि कोई विधि नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न, टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु, टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु को क्या बोलते हैं? साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 100% प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की तपेदिक में लक्षण, फेफड़ों की तपेदिक में लक्षण होते हैं। देखिए, सांस फूलने लगती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाती, ये सभी स्थितियां हो सकती हैं। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, वेरियोला वायरस से फैलता है। वेरियोला वायरस से चेचक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग फैलता किसके द्वारा? क्षय रोग या टीबी जो होती है वो बैसिलस के द्वारा होती है, बैसिलस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, तपेदिक रोग के जीवाणु को क्या कहते हैं? तपेदिक रोग के जो रोगाणु होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, इससे तपेदिक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचना की दृष्टि से कान के प्रमुख भाग हैं। रचना की दृष्टि से कान के प्रमुख 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, अंतःकरण, बाह्यकर्ण और मध्यकर्ण। अगला प्रश्न, अंतःकरण में स्थित होता है। अंतःकरण में आपका ध्वनिग्राही यंत्र स्थित होता है, ध्वनिग्राही जो अंग होते हैं वो स्थित होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यायाम से क्या लाभ होता है? व्यायाम करने से क्या होता है? रक्त संचार अधिक होता है, मांसपेशियां बलिष्ठ होती हैं और कार्य क्षमता और रोग रोधक क्षमता आपकी बढ़ती है। इसका डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी चीजें होती हैं। भोजन होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन आपका व्यक्ति की आयु और कार्य के अनुसार होना चाहिए, मौसम के अनुसार, और संतुलित और पौष्टिक तत्वों वाला भोजन होना चाहिए आपका। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से, विद्यालय क्लिनिक में क्या साज सज्जा होनी चाहिए? तो विद्यालय क्लिनिक में भार मापने की मशीन होनी चाहिए, आंखों का परीक्षण करने के लिए नायलॉन के कार्ड होने चाहिए, होम ग्रेन की ऊन और टेप एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स स्कूलों में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि त्वचा की किस परत के जलने पर दर्द, लालपन, सूजन और फफोले हो जाते हैं? बताएं।
तो डर्मिस या एपिडर्मिस। तो डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों में एक प्रकार से त्वचा की इन दोनों परत में जलने पर दर्द, लालपन, सूजन और फफोले हो जाते हैं इन दोनों के जलने पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सनबर्न कैसी त्वचा के लिए उपयोग होने वाला शब्द है? सनबर्न जो होता है ये सूजी हुई, दर्दनाक त्वचा और लाल, इन इन सभी के लिए सनबर्न जो है कहा जाता है, सनबर्न हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सनबर्न माने होता है सूर्य की किरण से जलना। अगला प्रश्न, सनबर्न के लक्षण है। सनबर्न के लक्षणों में क्या होता है? दर्द होता है, असहजता महसूस होती है, त्वचा पर गुलाबी या लालपन आ जाता है, और इसके अलावा पस से भरे छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं। इसका डी ऑप्शन होगा ये सभी। अगला प्रश्न, त्वचा पर किस प्रकार की बीमारी होने का सूचक है? त्वचा पर किसी प्रकार की बीमारी होने का सूचक क्या होता है? खुजली होगी त्वचा पर, कोई स्राव या दरोरा पड़ जाएगा, गहरा या हल्का धब्बा पड़ जाएगा, ये तीनों। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, त्वचा के वे रोग जो केवल सतह को नुकसान पहुंचाते हैं उसको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं क्या? त्वचा के वे रोग जो केवल केवल सतह को नुकसान पहुंचाते हैं उनमें आपकी हल्की एलर्जी, स्क्रैबीज, फफूंदी और सफेद धब्बे, ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न, सनबर्न से बचाव के उपाय हैं। सनबर्न से बचाव के उपाय क्या हैं? कि धूप की जगह आप छाये में बैठें, धूप से आंखों की रक्षा के लिए सन ग्लास पहने, और तीसरी बात, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच हो सके तो धूप में ना निकलें, क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे तेज इसी दौरान होती 10 बजे से 4 बजे तक शाम के, और इस दौरान तो बहुत ज़्यादा। तो इसका डी ऑप्शन लगा देंगे ये सभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सनबर्न होने पर उपचार। सनबर्न होने का उपचार जो होता है, पहला उपचार ये है कि एलोवेरा लोशन या जेल का उपयोग जो है मॉइस्चराइजर की तरह करें, और इसके अलावा छोटे छालों को ना फोड़ें। यदि छाला फूटता है तो उसे हल्के साबुन और पानी से साफ करें, एंटीबायोटिक मरहम लगाएं और इसे पट्टी से बांधें, ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा छिली हुई त्वचा का धीरे से इलाज करें। जब आपको त्वचा सनबर्न के कारण से छिल जाए तो इसके इसके इलाज के लिए आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं उसको। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये सभी। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है कि जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही होती है तो क्या करना चाहिए? तो जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही होती है उस दौरान आपको तुरंत उसको सीपीआर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हेमलिज प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? हेमलिज प्रक्रिया का उद्देश्य होता है पीड़ितों के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए हेमलिज प्रक्रिया प्रयोग करी जाती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं? धमनी रक्तस्राव जो होता है उसमें क्या होगा कि उसमें घाव से रक्त प्रवाह लगातार बहता रहेगा और तेजी के साथ होगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूचीबद्ध करें कि फास्ट का क्या अर्थ होता है? फास्ट का FAST का मतलब क्या होता है? FAST का एफ माने होता है आपका फेस, ठीक है, और दूसरा ए का मतलब होता है आर्म्स, और एस का मतलब होता है स्पीच, और टी का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। तो चेहरा, हथियार, भाषण और समय, इसका अर्थ होता है फास्ट का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संपीड़न और श्वास लेना चाहिए? वयस्कों के लिए पूछा जा रहा है। तो वयस्कों के लिए क्या जरूरी होता है आपका भाई? इसके लिए वयस्कों के लिए सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संपीड़न और श्वास लेना चाहिए वयस्कों के लिए? तो कहीं कहीं पर आपको 20 संपीड़न या 15 संपीड़न और 2 श्वास, इसका बेटर आंसर होता है। 15 संपीड़न और 2 श्वास, कहीं कहीं पर आपको 30 संपीड़न भी मिलता है। हालांकि वयस्कों में जो है किया जाता है, लेकिन 15 और 2 ज़्यादा बेटर रहता है। अगला प्रश्न, फ्रैक्चर के प्रकार हैं। फ्रैक्चर के प्रकार में क्या होता है भाई? बंद फ्रैक्चर, खुले फ्रैक्चर और सरल और जटिल फ्रैक्चर, ये सभी फ्रैक्चर होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? बताएं, हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है भैया? तो हीमोग्लोबिन जो होता है श्वसन में सहायक होता है। किसमें? हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? श्वसन में हीमोग्लोबिन सहायक होता है। ये बात आप ध्यान रखें, किसमें हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है, रक्त का जो रंग लाल होता है उसके लिए भी हीमोग्लोबिन ही एक प्रकार से उत्तरदायी भूमिका निभाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार से श्वसन में सहायता भी करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की श्वास नालिका का निर्माण होता है, मनुष्य की श्वास नालिका का निर्माण होता है सी आकार की उपस्थिति से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हृदय बना होता है किससे? हृदय जो बना हुआ होता है अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रक्त के कार्य हैं। रक्त के कार्य क्या है भैया? रक्त के कार्य होते हैं रोगों से सुरक्षा करना, थक्का जमाना और शरीर की स्वच्छता करना। डी ऑप्शन है सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्यतः हृदय धड़कन मतलब हृदय धड़कता है प्रति मिनट। तो मनुष्य में सामान्यतः हृदय जो धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार? 72 से 75 बार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली क्या बोलते हैं उसको? रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली जो है उसको वाहिकाओं को धमनियाँ बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र का या संस्थान का अंग इनमें से गुर्दे नहीं होते हैं, बाकी रक्त, हृदय, धमनी और सिरा ये सब शामिल है उसमें। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग में फेफड़े आपके शामिल होते हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है ये धमनियों में प्रवाहित होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसमें कपाट होता है? तो कपाट किसमें होता है? सिराओं में कपाट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कपालीय मेनिन्जीज का प्रकार है। कपालीय मेनजी मतलब कि मेनिन्जीज का प्रकार क्या है? तो इनमें से देखें, दृढ़ तानिका का डायूरामेटर, और इसके अलावा जल तानिका का जल तानिका या फिर दृढ़ तानिका को बोलते हैं डायरोमीटर मतलब कि डायरोमीटर, और जल तानिका को बोलते हैं एरेक्राइड अंग्रेजी में, और मृदु तानिका को बोलते हैं अंग्रेजी में पाइयामीटर। ठीक है, तो ये तीनों एक प्रकार से कापालिए मेनिन्जीज का प्रकार है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेहोशी का कारण है। बेहोशी के कारण में आपका सिर पर चोट लगना, सदमा लगना, हृदय रोग, विष पान करने से, अधिक देर तक खड़े रहने से, मिर्गी आने से आप बेहोश हो सकते हैं। इन सभी कारणों से इसका डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, कौन शरीर के अन्य तंत्रों का नियमन और नियंत्रण करता है? फटाफट से आप बताएंगे कौन शरीर के अन्य तंत्रों या जो है तंत्रों का नियमन और नियंत्रण करता है? तो तंत्रिका तंत्र करता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब रक्त, प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब रक्त वाटिका फट जाती है मतलब रक्त वाहिका जो होती फट जाती है तो तब क्या होता है? तो रक्तस्रावी स्ट्रोक होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,